हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एसओपी और पीओएस फॉर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे, वो हम आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के दो वे होते हैं, दो तरीके होते हैं, एसओपी एंड सेकेंड वे इज पीओएस फॉर्म। मीन्स लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको एसओपी फॉर्म में भी मिल सकता है और पीओएस फॉर्म में भी मिल सकता है। तो बच्चों, वहां मैंने आपको बताया था कि एसओपी फॉर्म हम वहां यूज करते हैं जहां आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट जहां 1 आएगा वहां पे हमें क्या यूज करना है, एसओपी फॉर्म। और जहां पे आउटपुट 0 आएगा वहां पे हमें यूज करना है पीओएस फॉर्म को। तो इस पॉइंट को आज हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उसके लिए हमें एक ट्रुथ टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। बच्चों, यहाँ देखिए, मैंने एक डिजिटल सर्किट एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इस डिजिटल सर्किट में 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं और एक आउटपुट टर्मिनल है। इन इनपुट टर्मिनल्स पे हमें अप्लाई करना है इनपुट जो कि ए और बी है, और यहाँ के टर्मिनल से, ये जो टर्मिनल है, यहाँ से हमें आउटपुट ऑब्टेन करना है जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस डिजिटल सर्किट में ये जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ए और बी, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मीन्स ए और बी की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो आइए हम लिखते हैं ए और बी की पॉसिबिलिटीज। तो क्या क्या हो सकता है भाई? तो हमें फिर से वही डिजिटल कांस्टेंट 0, 1 इस्तेमाल करने हैं और ए और बी की हर पॉसिबिलिटीज, हर संभव कॉम्बिनेशन को लिखना है। तो यहाँ हमने ए और बी की वैल्यू देखिए, सबसे पहले 0, 0 ली। और क्या हो सकता है? ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, ये हो सकता है। हो सकता है ए 1 हो और बी 0 हो, और हो सकता है कि दोनों की वैल्यू क्या हो बच्चों, 1 हो। अब इन पॉसिबिलिटीज के लिए, इन इनपुट्स के लिए ये डिजिटल सर्किट क्या आउटपुट दे रहा है, मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, इसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है। हमने माना है कि ये डिजिटल सर्किट 0, 0 इनपुट के लिए 1 आउटपुट दे रहा है, 0, 1 के लिए 0, 1, 0 के लिए 1 और 1, 1 के लिए आउटपुट दे रहा है 0। तो इस इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए क्या आउटपुट है, इसको मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में लिख लिया, और इस टेबल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रुथ टेबल। तो जब भी आपको किसी डिजिटल सर्किट के इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, मीन्स क्या हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, इसको आप जब टेबल से रिप्रेजेंट करोगे तो उस टेबल को आप क्या बोलोगे, ट्रुथ टेबल ऑफ दैट डिजिटल सर्किट। ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। आगे हम लोग कई सारे डिजिटल सर्किट के ट्रुथ टेबल देखेंगे, तो आपको वहाँ पे ट्रुथ टेबल क्या होता है उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक? तो ये तो बच्चों हो गया ट्रुथ टेबल। अब चूंकि मैंने बताया कि ट्रुथ टेबल में हमें आउटपुट लिखना है फॉर डिफरेंट इनपुट्स, तो अगर मैं इस पूरे टेबल को, जो कि हमें डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट बता रहा है, उसे मैं एक फंक्शन के फॉर्म में लिखूं, मैं चाह रहा हूं कि ये टेबल में जो आउटपुट हमने लिखा है वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाए। मीन्स हमें y को a और b के फंक्शन में लिखना है। मीन्स हमें इस डिजिटल सर्किट के आउटपुट का बुलियन फंक्शन लिखना है। बात समझ रहे हैं? और अभी आप लोगों ने देखा कि ये फंक्शन का आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो y का फंक्शन बनेगा वो a और b के फंक्शन में बनेगा। तो आइए लिखते हैं इस ट्रुथ टेबल से या इस डिजिटल सर्किट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल फंक्शन क्या होगा। अब सब बच्चे जानते हैं कि लॉजिकल फंक्शन को हम 2 वे से लिख सकते हैं, 2 मेथड से लिख सकते हैं, एसओपी में और पीओएस में। अगर किसी स्टूडेंट का मन किया
कि हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को एसओपी में लिखें, तो बच्चों एसओपी फॉर्म हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो इस ट्रूथ टेबल में आप उन आउटपुट्स को देखिए जहाँ पे आउटपुट की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। तो ध्यान से देखो, यहाँ आउटपुट की वैल्यू 1 है और यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू 1 है। मीन्स यहाँ और यहाँ के लिए हम एसओपी फॉर्म यूज करेंगे। अब एसओपी फॉर्म क्या होता है, आप याद कीजिए, एसओपी फॉर्म इज द सम ऑफ मीन टर्म्स। तो इन आउटपुट के करेस्पॉन्डिंग आप मीन टर्म्स लिखिए। तो इस 1 के करेस्पॉन्डिंग ए और बी से जो मीन टर्म बनेगा बच्चों, वो आएगा ए बार बी बार। आपको मैंने लिखना सिखाया था कि कैसे हम मीन टर्म लिखते हैं। इस आउटपुट के लिए मीन टर्म क्या होगा, तो यहां पे देखिए ए और बी बार। अब हमें 2 मीन टर्म मिल गए हैं, तो इन दोनों मीन टर्म का हमें क्या करना है बच्चों, सम करना है। तो आप इन दोनों मीन टर्म का सम कर दो, और ऐसा करने से जो फंक्शन तैयार होके आएगा वो इस डिजिटल सर्किट का लॉजिकल फंक्शन होगा इन एसओपी फॉर्म, क्योंकि हमने उन आउटपुट्स को पकड़ा है जहां पे उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एसओपी फॉर्म हम वहां यूज करते हैं जहां पे आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर क्या हम इसको पीओएस में भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, आइदर एसओपी और इन पीओएस। तो सर क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन पे कोई डिफरेंस आएगा? तो बच्चों आप एसओपी फॉर्म में लिखो लॉजिकल एक्सप्रेशन को या पीओएस फॉर्म में लिखो, लॉजिकल एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस मींस जो उस लॉजिकल एक्सप्रेशन जो कि किसी डिजिटल सर्किट का आउटपुट शो कर रहा है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसको पीओएस में लिखते हैं। भाई अगर कोई स्टूडेंट इस ट्रूथ टेबल से लॉजिकल फंक्शन को पीओएस फॉर्म में लिखना चाहे तो वो कैसे लिखेगा? तो वो बच्चों उन आउटपुट्स को पकड़ेगा जहां पे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां देखिए, यहां पे आउटपुट 0 है और यहां आउटपुट 0 है। अब इन आउटपुट के लिए इनपुट से हम क्या लिखेंगे, मैक्स टर्म लिखेंगे। भाई पीओएस में क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। पीओएस मैक्स टर्म का प्रोडक्ट होता है। तो इस 0 के लिए मैक्स टर्म बच्चों क्या होगा, तो देखिए ए 0 है, बी 1 है। तो मैक्स टर्म आप कैसे लिखोगे? आपको याद होगा कि 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट, अनकॉम्प्लीमेंट, और 1 मीन्स कॉम्प्लीमेंट। भाई पीओएस में एसओपी का जस्ट इन्वर्ट होता है। तो यहाँ जो तैयार होगा मैक्स टर्म वो हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी बार। बात समझ में आई? यहाँ देखिए, यहाँ भी आउटपुट क्या है बच्चों, 0 है। तो इसके लिए जो मैक्स टर्म बनेगा वो बनेगा ए बार प्लस बी बार। तो पीओएस फॉर्म में अगर हम फंक्शन को लिखें या इस आउटपुट को लिखें तो ये हो जाएगा दोनों मैक्स टर्म का प्रोडक्ट, मीन्स ए प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। अब जरा चेक करते हैं कि क्या दोनों फंक्शन सिमिलर है। तो अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, बट आप इन दोनों फंक्शन को मिनिमाइज जरा कीजिए। तो चलिए ये करते हैं मिनिमाइज। तो यहां से देखो बच्चों क्या कॉमन होगा, बी बार कॉमन होगा। तो अंदर आ जाएगा ए बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए इज 1, मीन्स इस फंक्शन का मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया बी बार। तो क्या पीओएस का भी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बी बार आएगा? तो आइए चेक करते हैं। यहां पे देखो आप, या तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो या फिर 1 + 2 3 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। तो मैंने बताया था कि जो वेरिएबल कॉमन होता है उसको हम 1 असाइन करते हैं। आप इसको बना लो 2 और इसको बना लो 3। तो 1 + 2 और 1 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 3। दैट्स वाई इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बी बार प्लस ए डॉट ए बार। और सब बच्चे जानते हैं ए डॉट ए बार क्या होता है, 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू आ गई बच्चों बी बार।
तो यहाँ आपने मैजिक देखा कि एसओपी का भी आउटपुट बी बार आ रहा है और पीओएस में भी जब हम फंक्शन को लेके चल रहे हैं तब भी आउटपुट क्या आ रहा है, बी बार आ रहा है। तो क्या इस डिजिटल सर्किट के आउटपुट के लॉजिकल एक्सप्रेशन पे कोई चेंजिंग आया अगर हम एसओपी में लेके चलें या फिर पीओएस में लेके चलें? तो कोई चेंजिंग नहीं आया बच्चों। इसलिए आप बुलियन फंक्शन को एसओपी में लेके भी चल सकते हो और पीओएस में भी लेके चल सकते हो, कोई चेंजिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन में होने वाला नहीं है। अब आपको अपने सुविधा अनुसार ये देखना है कि अगर आप किसी कंडीशन के साथ डील कर रहे हो तो वहां आपको ये देखना पड़ेगा कि एसओपी में लेके चलना सुविधाजनक होगा या पीओएस में लेके चलना सुविधाजनक होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बुलियन फंक्शन को एसओपी में लेके चलेंगे या पीओएस में लेके चलेंगे अपने सुविधानुसार। आई होप बच्चों ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, बात समझ में आई। तो अब हम आते हैं कि एसओपी से पीओएस और पीओएस से एसओपी में कन्वर्जन कैसे परफॉर्म करेंगे, और ये आपको कई टॉपिक्स में इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आइए सीखते हैं कन्वर्जन इनटू एसओपी फ्रॉम पीओएस और एंड वाइस वर्सा। तो इसको समझाने के लिए यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। इस एग्जांपल में एक फंक्शन हमने लिया हुआ है ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी। अब यहाँ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा भाई? हर टर्म का मुझे मीन टर्म लिखना, हर एक मीन टर्म का हमें डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा, डेजिग्नेशन वाला फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन बच्चों एसओपी में है। एसओपी के जो टर्म्स होते हैं वो मीन टर्म्स होते हैं। हर मीन टर्म्स का डेजिग्नेशन हम लिखेंगे, वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो सबका मैंने मीन टर्म्स लिख दिया और यहाँ देखिए इस फंक्शन को मैंने चेंज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो मैंने जब इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो डेजिग्नेशन आएंगे जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब सवाल ये है कि कौन कौन से यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कितने वेरिएबल का है। तो सब बच्चे जानते हैं कि ये जो फंक्शन हमने लिया है वो 3 वेरिएबल का है, ए बी और सी, 3 वेरिएबल्स का। अब 3 वेरिएबल्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो सब बच्चे जानते हैं कि 3 वेरिएबल के लिए जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो 2 to the power 3 बनेगी। ये मैं शायद आपको, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने बताया है या नहीं बताया है, बट चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो उन n वेरिएबल्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो वो होगा बच्चों 2 to the power n। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ जो मैंने फंक्शन लिया हुआ था जब ट्रुथ टेबल मैंने बनाया था तो कितने वेरिएबल्स लिए थे? 2 वेरिएबल्स। अब इन 2 वेरिएबल्स के लिए हर मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी। तो 2 वेरिएबल की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 2 to the power 2, आंसर इज 4। तो 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के लिए होगी। तो देखिए इन चारों पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। तो सब बच्चे ये चीज याद रखेंगे कि n वेरिएबल्स के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होगी वो क्या होगी? 2 to the power n होगी। तो बच्चों जब 2 to the power n पॉसिबिलिटीज होगी और कहां से कहां तक होगी? तो 0 to 2 to the power n minus 1। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू हमने 3 ली तो टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 8, और उस 8 का रेंज जो होगा वो 0 to 7 होगा। मीन्स उसके अंदर जो डेजिग्नेशन आएगा बच्चों वो 0 to 7 आएगा। तो यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है वो 3 वेरिएबल का है, 8 पॉसिबिलिटीज होगी, उसके अंदर जो डेजिग्नेशन आएंगे वो 0 to 7 आएंगे। मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि इन
डेजिग्नेशन में कौन कौन सा ऐसा डेजिग्नेशन है जो एब्सेंट है, वो इस फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो ध्यान से देखिए, 0 नहीं है, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो हमने उन डेजिग्नेशन को लिख लिया जो यहाँ पे एब्सेंट थे। भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो डेजिग्नेशन है ये कहाँ आ रहा है, जहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा जो बचते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो क्या है, 0 है। इसलिए जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो जो जो इसमें एब्सेंट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब इस कॉम्प्लीमेंट फंक्शन को क्या लिख सकते हो आप, अगर आपको सम ऑफ मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो m0, m2, m5 एंड m6 का सम। तो यहाँ पे देखिए मैंने सम लिख दिया है। अब बच्चों हमें फंक्शन को चेंज करना है, सॉरी फंक्शन को कन्वर्ट करना है एसओपी फॉर्म में, है ना। फंक्शन का हमको कन्वर्जन करना है एसओपी फॉर्म में, फंक्शन को चेंज नहीं करना है। और यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो फिर से हमको दोबारा वही फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए एक बार इस फंक्शन का और कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जानते हो कि a बार टू द बार क्या आता है बच्चों, a आता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो मुझे फिर से ओरिजिनल फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए इसका दोबारा क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने f डैश का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। तो जब आप इस साइड कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इधर भी आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब इधर कॉम्प्लीमेंट करोगे और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। तो ये जो वेरिएबल इसमें डिजिग्नेशन आ रहे हैं, जो मीन टर्म आ रहे हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इनके बीच जो प्लस साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये मीन टर्म का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्स टर्म होगा, क्योंकि इन मीन टर्म वहां आता है जहां पे आउटपुट 1 आता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा, जहां आउटपुट 0 आएगा। तो इसका करेस्पॉन्डिंग ये जो बनेगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, मैक्स टर्म बन जाएगा। ये भी मैक्स टर्म बनेगा, ये भी मैक्स टर्म बनेगा, ये भी मैक्स टर्म बनेगा। मीन्स जो मैक्स टर्म के डेजिग्नेशन आएंगे वो क्या क्या आएंगे बच्चों, 0, 2, 5 और 6। अब मुझे पीओएस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, f इज इक्वल टू पाई कैपिटल M 0, 2, 5, 6। तो ये जो पूरा फंक्शन आया बच्चों, ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तो मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है पीओएस का, और अगर आपको कैनोनिकल में लिखना है तो ये मैं ऑलरेडी कई बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ। जितने भी डेजिग्नेशन आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग आप मैक्स टर्म लिख दो, तो आप पीओएस फॉर्म में फंक्शन को ऑब्टेन कर लोगे। तो देखा कि इस पूरे फंक्शन का जो कि एसओपी में था, मैंने कन्वर्जन कर दिया किसमें, पीओएस में। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये सब प्रोसेस आपको नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया कि क्यों ऐसा होता है। आपको याद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप उस पर फोकस करोगे। कभी भी आपको एसओपी फॉर्म को पीओएस में या पीओएस फॉर्म को एसओपी में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हमें फंक्शन का कैनोनिकल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये क्या दिया हुआ है, एसओपी का कैनोनिकल दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, इसकी मदद से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। जिस भी फंक्शन को आपको कन्वर्ट करने के लिए दे रहा है उसे आप क्या करोगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जो डेजिग्नेशन एब्सेंट है वो दूसरे फॉर्म का क्या बन जाएगा, पीओएस, दूसरे फॉर्म का डेजिग्नेशन बन जाएगा। भाई ये एसओपी में था, एसओपी में जो जो डेजिग्नेशन एब्सेंट है वो पीओएस का डेजिग्नेशन बनेगा बच्चों। तो देखो 0, 2, 5, 6 एब्सेंट था, तो ये पीओएस का डेजिग्नेशन बन गया। अब इस डेजिग्नेशन की मदद से आप इसका मैक्स टर्म लिख लो, तो ये पीओएस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया अभी वही आपको फॉलो करने हैं। उसके लिए चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ देखिए ये
एसओपी फॉर्म में दिया हुआ ये फंक्शन आपको बोल रहा है चेंज इनटू कैनोनिकल फॉर्म में नहीं चेंज करना है आपको इस फंक्शन को पीओएस में चेंज करना है। ठीक है, इसको आपको किस में चेंज करना है? पीओएस में, चेंज इनटू पीओएस फॉर्म। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले तो जिस भी फंक्शन को चेंज करना है वो कैनोनिकल फॉर्म में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, क्या ये फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म में है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म में हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हैं अगर फंक्शन एसओपी में दिया होता है तो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्लाई करते हैं। तो ए बी सी ये सीक्वेंस फॉलो करके जो एब्सेंट है वो क्रॉस, जो अनकॉम्प्लीमेंट है 1 और जो कॉम्प्लीमेंट है उसको 0 असाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इन तीनों टर्म के लिए आ गए। ठीक है, अब हमें क्रॉस की जगह 0 और एक बार 1। ठीक है, आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर आप देखना, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये मैंने लिख लिया, यहाँ मैं टाइम पास नहीं करवाऊंगा आपका। फिर हमें क्या करना है, इन सबका डेजिग्नेशन लिख लेना है। तो यहाँ देखिए सबका डेसिमल कन्वर्जन किया जिससे हमें डेजिग्नेशन पता चल गया, और इस एसओपी फॉर्म का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। ठीक है, या आप यूं कह लो कैनोनिकल फॉर्म लिख लिया। मैंने बताया था कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही सिक्के का दो पहलू होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। अब बच्चों अगर मुझे पीओएस में कन्वर्ट करना है इस फंक्शन को, तो मैं क्या करूँगा, जो जो डेजिग्नेशन इसमें एब्सेंट है फॉर 3 वेरिएबल्स, वो डेजिग्नेशन किस में आएगा? पीओएस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इससे डायरेक्ट पीओएस फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो पीओएस फॉर्म क्या होगा? पाई कैपिटल एम, और इसमें 0 बस एब्सेंट है तो यहाँ पे 0। अब इस 0 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म होगा उसे आप लिख दो। तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 0 0 0। ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन f इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ गया, किसमें? पीओएस फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो समझते हैं इसको ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। यहाँ देखो ये फंक्शन किस में दिया हुआ है? पीओएस में दिया हुआ है। इसे चेंज करना है बच्चों एसओपी में। तो कैसे आप चेंज करोगे? तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, स्टैंडर्ड के लिए कैनोनिकल चाहिए। तो क्या ये फंक्शन कैनोनिकल में है? नहीं है, तो इसे कैनोनिकल में चेंज करो। तो कैसे चेंज करना है ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, फिर से मैं टाइम पास नहीं करवाऊंगा आपका। यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रोसीजर मैंने लिख रखा है, आप पॉज करिएगा वीडियो और फिर आप खुद कीजिएगा और फिर मेरे से मैच कराइएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने इसका पीओएस फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा और ये आ गया। अब इसमें ढूंढेंगे कौन कौन सा डेजिग्नेशन एब्सेंट है, वो दूसरे वाले फॉर्म का मीन्स एसओपी फॉर्म का डेजिग्नेशन बनेगा। तो एसओपी फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा बच्चों सिग्मा एम 1,6। अब इन डेजिग्नेशन के करेस्पॉन्डिंग आप क्या लिख दो? मेन टर्म लिख दो। तो 1 का क्या होगा बच्चों? 0 0 1 मीन्स ए बार बी बार सी, और 6 का हो जाएगा बच्चों 1 1 0 ए बी सी बार, और फिर इन दिनों को हमें क्या कर देना है? सम कर देना है। तो ये जो फंक्शन आया, ये देखिए ये फंक्शन एसओपी में कन्वर्ट हो गया फ्रॉम पीओएस। तो आई होप आपको कन्वर्जन परफॉर्म करने आ गया, राइट? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको कॉन्सेसस थ्योरम पढ़ाया था बुलियन अलजेब्रा में। तो एक बार मैं फटाफट रिकॉल करता हूँ कॉन्सेसस थ्योरम में क्या बताया था। मैंने बताया था कि कॉन्सेसस थ्योरम में एक ऐसा बुलियन फंक्शन दिया होता है जिसमें अगर कॉन्सेसस थ्योरम अप्लाई कर दे तो हमें रिडंडेंट टर्म पता चल जाता है और डायरेक्ट हम उस फंक्शन का मिनिमाइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था 3 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, किसी भी फंक्शन में 3 वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, हर एक वेरिएबल 2 बार यूज होना चाहिए, और किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों कंडीशन इस फंक्शन के लिए फुलफिल हो रहे हैं। फिर क्या करते थे हम? किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होता है
है ना, कॉम्प्लीमेंट देगा ना, किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो किसका कॉम्प्लीमेंट है, सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों सी जिसमें नहीं होगा वही रिडंडेंट टर्म बनता है, आपको याद होगा। तो ये रिडंडेंट टर्म है, इसको हम रिमूव कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा बी सी बार प्लस ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ आपको ये बताना है कि कॉन्सेंसस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑल्सो फॉर पीओएस फॉर्म, क्योंकि मैंने वहाँ पीओएस फॉर्म नहीं बताया था आपको, या एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म क्या होता है मैंने बुलियन अलजेब्रा में नहीं बताया था, इसलिए उस पॉइंट को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉन्सेंसस थ्योरम इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर पीओएस फॉर्म। तो पीओएस फॉर्म के लिए भी ये तीनों कंडीशन आप चेक करोगे, और अगर ऐसा मिलता है तो आपको आगे क्या करना है, रिडंडेंट टर्म ढूंढना है और फिर फाइनल आंसर आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, हर एक वेरिएबल 2-2 बार यूज हुआ है और किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट किसका है, वेरिएबल बी का। तो जिस टर्म में बी नहीं है वो क्या बनेगा, रिडंडेंट टर्म बनेगा। तो आप देखो इस टर्म में क्या है, बी एब्सेंट है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, रिडंडेंट टर्म। तो इस फंक्शन का मिनिमाइज्ड फंक्शन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में बी बार प्लस सी। बात समझ में आई। तो ये तो बच्चों बात हो गई एसओपी और पीओएस फॉर्म के कन्वर्जन की। एसओपी फॉर्म आउटपुट 1 के लिए यूज होता है, तो कैसे हम बुलियन फंक्शन लिखते हैं, और पीओएस फॉर्म में कैसे हम बुलियन फंक्शन लिखते हैं जहां पे आउटपुट 0 होता है, उसे देख के। ठीक है, अब एक वैरायटी का और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं जिसे वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों वेन डायग्राम क्या होता है, सब बच्चे ऑलरेडी इस डायग्राम से अवेयर होंगे, क्योंकि ये आप कई सारे टॉपिक्स में क्लास 12th में या 11th में आपने देखा होगा। तो वेन डायग्राम बेसिकली 2 चीज़ों में रिलेशनशिप को शो करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वेन डायग्राम 2 वेरिएबल्स के या मोर देन 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को शो करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर 2 सर्कल हैं, एक एक सर्कल, एक एक इंडिविजुअल सर्कल एक एक वेरिएबल को शो कर रहा है। ये वाला सर्कल वेरिएबल ए को और ये वाला सर्कल वेरिएबल बी को शो कर रहा है। तो बच्चों इस सर्कल के अंदर का जो एरिया होगा वो होगा ए, और इसके बाहर का जो एरिया होगा वो ए बार होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही बी के सर्कल के अंदर का जो पोर्शन होगा वो बी, और सर्कल के बाहर क्या होगा बच्चों, बी बार होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वेन डायग्राम को मैं एसओपी फॉर्म को लेके समझा रहा हूं। ऐसा समझ में, मीन्स सर्कल के अंदर के पोर्शन के लिए ए की वैल्यू है 1 और बाहर है बच्चों ए की वैल्यू 0। ऐसे ही सर्कल के अंदर बी की वैल्यू है 1 और सर्कल के बाहर बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या असाइन करना है, 0 के लिए क्या असाइन करना है, एसओपी फॉर्म में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया वेन डायग्राम। अब प्रॉब्लम किस टाइप का देता है उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया हुआ है, और इस बार दोनों सर्कल में कुछ एरिया को मैंने कॉमन कर दिया है। तो अगर बात करें हम एरिया के करस्पॉन्डिंग डेजिग्नेशन की, तो यहाँ बच्चों देखो ये वाला सर्कल ए को शो कर रहा है, ये वाला सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखो आप, अगर इस पोर्शन की हम बात करें, ये जो मैंने सेट किया हुआ है इस पोर्शन की बात करें, तो इस पोर्शन के इस सर्कल के अंदर यहाँ पे ए तो है बट बी नहीं है, मीन्स ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 है। मीन्स यहाँ ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू बच्चों क्या है, 0 है। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप मीन टर्म लिखो तो क्या होगा, ए बी बार। ऐसे ही इस वाले पोर्शन के लिए बच्चों क्या होगा, ए है 0 और बी है 1, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बार बी। यहाँ देखो ये जो पोर्शन कॉमन है, इस पोर्शन में ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मीन टर्म होगा वो ए बी होगा। बात समझ में आई। तो ये तो वेन डायग्राम को कैसे हमें रीड करना है ये मैंने आपको समझाया। अब प्रॉब्लम समझते हैं, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे देखिए।
आपको इस एग्जांपल में वेन डायग्राम में कुछ पोर्शन शेडेड दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम में आपसे पूछेगा कि इस शेडेड पोर्शन का बुलियन एक्सप्रेशन लिखो और उसको मिनिमाइज करो। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर शेडेड पोर्शन ऑफ दिस वेन डायग्राम एंड मिनिमाइज्ड इट, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले तो शेडेड पोर्शन में यहाँ पे देखिए एक तो ये शेडेड पोर्शन है, ये वाला शेडेड पोर्शन है और ये शेडेड पोर्शन है। तो आपको हर पोर्शन के लिए मीन टर्म लिखने आता है भाई, हर पोर्शन के करस्पॉन्डिंग आपको मीन टर्म लिखने आता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ ए और बी दोनों गायब है, दोनों की वैल्यू बच्चों क्या है, 0 है। मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो मीन टर्म बनेगा वो ए बार बी बार बनेगा। तो यहाँ बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग मीन टर्म ए बार बी बार। बात करें अगर हम इस वाले पोर्शन की, यहाँ देखो इस वाले पोर्शन की, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मीन टर्म बनेगा वो ए बी बार होगा। इस कॉमन पोर्शन के करस्पॉन्डिंग ए बी, भाई ये भी शेडेड पोर्शन है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग मीन टर्म क्या होगा, ए बी। अब हमारे पास 3 मीन टर्म आ गए, ए बार बी बार ए बी बार एंड ए बी। अब इन तीनों को हमें क्या कर देना है, सम कर देना है तीनों का। तो ये देखिए मैंने बुलियन फंक्शन को इस वेन डायग्राम की मदद से यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आई बच्चों? तो अब क्वेश्चन में बोला है कि इसको मिनिमाइज भी करना है, तो आप कैसे मिनिमाइज करोगे, तो बुलियन अलजेब्रा टेक्निक अप्लाई करो। तो इन दोनों में से देखिए बी बार कॉमन लिया है, अंदर आ गया है ए बार प्लस ए, यहाँ पे देखिए गलत है, यहाँ पे ए बार प्लस ए होगा, ए बार प्लस ए, ठीक है। और ए बार प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा बी बार प्लस ए बी। फिर यहाँ पे 1 + 2 3 फंडा अप्लाई करेंगे, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 2 और दूसरे में हो जाएगा 1 + 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा ए प्लस बी बार। बात समझ में आया? एक प्रॉब्लम और करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम वही है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है शेडेड पोर्शन का और फिर उसको मिनिमाइज करना है। तो आइए लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 सर्कल है और तीनों सर्कल x, y, z वेरिएबल को शो कर रहा है। तो यहाँ जो शेडेड पोर्शन है बच्चों, इसको ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है वो x, y का कॉमन है लेकिन z नहीं है इसमें। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मीन टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, x है भाई, x प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है, मीन्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z नहीं है तो z का बार। ऐसे ही बच्चों ये वाला एरिया x और z में कॉमन है, y गायब है यहाँ पे, तो ये क्या होगा x, y बार, z। और ये जो पोर्शन है बच्चों इसमें तीनों वेरिएबल कॉमन है, मीन्स तीनों की वैल्यू 1 है, तीनों प्रेजेंट है। तो क्या होगा ये x, y, z। अब इन तीनों को हमें क्या कर देना, ये हमें मीन टर्म मिल गया, अब हमें मीन टर्म का सम कर देना है, तो बुलियन फंक्शन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, फिर इसको बुलियन अलजेब्रा से मिनिमाइज कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया x ब्रैकेट में y + z। तो आप देख लेना कैसे मिनिमाइज किया मैंने। अब यहाँ एक आपके मन में शायद खलबली मच रही होगी कि सर अगर हम शेडेड पोर्शन को एसओपी फॉर्म अगर ले रहे हैं तो क्या अनशेडेड को पीओएस फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर शेडेड पोर्शन को आप एसओपी कंसीडर कर रहे हो तो आप अनशेडेड को क्या कंसीडर करोगे, पीओएस। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम में शेडेड पोर्शन को पीओएस कंसीडर करे, तो शेडेड को क्या कंसीडर करोगे भाई, शेडेड को अगर पीओएस कंसीडर कर रहा है तो अनशेडेड को आपको क्या करना पड़ेगा, पीओएस सॉरी एसओपी कंसीडर करना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा जबान लड़बड़ा गई मेरी। मैंने कहा कि शेडेड पोर्शन को अगर एसओपी कंसीडर कर रहे हो तो अनशेडेड को क्या करोगे, पीओएस। कभी प्रॉब्लम में आपसे ये भी बोल सकता है कि शेडेड पोर्शन जो है पीओएस कंसीडर करना है, तो अनशेडेड को बच्चों क्या करोगे, एसओपी कंसीडर करोगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। खैर यहाँ जो हमें प्रॉब्लम दिया है
उस प्रॉब्लम में शेडेड पोर्शन को हमें क्या कंसीडर करना है, एसओपी। तो अनशेडेड पोर्शन क्या होगा बच्चों, पीओएस फॉर्म होगा। तो क्या हम अनशेडेड पोर्शन का पीओएस फॉर्म लिख दें तो वो वही फंक्शन आएगा जो एसओपी के लिए आया है? तो बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फंक्शन को आप एसओपी में रिप्रेजेंट करो या पीओएस में रिप्रेजेंट करो, आउटपुट विल बी सेम। तो अगर बच्चों इस अनशेडेड पोर्शन को हम कंसीडर करें तो ये होगा पीओएस, और यहाँ पे क्या है जरा देखते हैं, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। तो इसके लिए पीओएस का जो टर्म बनेगा वो मैक्स टर्म बनेगा। तो आप इसका मैक्स टर्म कैसे लिखोगे बच्चों, बताइए, मैक्स टर्म आप कैसे लिखोगे, ए प्लस बी बार। भाई इसका मैक्स टर्म क्या बनेगा, ए प्लस बी बार। आपको याद होगा मैक्स टर्म 0 अनकॉम्प्लीमेंट और 1 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखो जो पीओएस फॉर्म में जब हम फंक्शन को लिखें तो वो क्या आया, ए प्लस बी बार। और जब एसओपी में लेके चल रहे थे तो फाइनल जो फंक्शन आया था वो भी क्या आया था, ए प्लस बी बार। तो यहाँ मैजिक आपने देखा कि पीओएस में डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, लेकिन एसओपी में आपको फाइनली फंक्शन लिख के दोबारा मिनिमाइज करना पड़ रहा है। तो होशियारी किस में है, पीओएस लिखने में। बात समझ में आई? अब यहाँ पे आपका माथा ठनक गया होगा कि सर कब हम एसओपी लिखेंगे, कब हम पीओएस लिखेंगे। तो उसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों। आपको अगर शेडेड पोर्शन का फंक्शन लिखने के लिए बोल रहा है, और यहाँ देखिए इस प्रॉब्लम में शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1, 2 और 3। 3 शेडेड पोर्शन है, तो 3 शेडेड पोर्शन के करस्पॉन्डिंग 3 टर्म आएंगे। बट अगर हम अनशेडेड पोर्शन का लिखें पीओएस फॉर्म तो कितना टर्म आएगा, 1, क्योंकि अनशेडेड पोर्शन एक ही है। तो ये इस क्वेश्चन में चालाकी ये है कि फंक्शन को हमें पीओएस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि पीओएस फॉर्म अनशेडेड का है और अनशेडेड में सिर्फ एक ही पोर्शन है वेन डायग्राम के अंदर। बात समझ में आई बच्चों? यहाँ देखिए अगले प्रॉब्लम में, आप बताइए इस प्रॉब्लम में क्या करोगे, पीओएस में लिखोगे या एसओपी में लिखोगे, खुद सोचिए। तो देखिए जब आप एसओपी में लिखोगे तो कितने आपको 3 टर्म मिलेंगे, कितने टर्म आपको लेने पड़ेंगे, 1, 2 और 3। बट जब आप इसको पीओएस में लिखते हो तो कितना टर्म आपको यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 अनशेडेड काउंट करो, 1, 2, 3, 4 और 5 टर्म्स आएंगे आपको। तो आप बताइए चालाकी किसमें, होशियारी किसमें है, एसओपी में या पीओएस में? तो जाहिर सी बात है इस प्रॉब्लम के लिए एसओपी में लिखना फंक्शन को ज़्यादा सुविधाजनक होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखिए एक प्रॉब्लम और लिख रखा है, ये देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल और लिया हुआ है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम के लिए आपको बुलियन फंक्शन को लिखना है। तो आप खुद सोचो किस में लिखोगे, इसको एसओपी में लिखोगे या पीओएस में लिखोगे। भाई क्वेश्चन में शेडेड पोर्शन का बुलियन फंक्शन लिखने के लिए बोल रहा है, तो किस में आप लिखोगे? तो ध्यान से देखो, शेडेड पोर्शन 1, 2 और 3 टर्म आपको लिखने पड़ेंगे। तो होशियारी इसी में है कि हम अनशेडेड का पीओएस फॉर्म लिख दें, मीन्स अनशेडेड का हम मैक्स टर्म लिख दें। तो क्यों? क्योंकि अनशेडेड पोर्शन सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे हमने अनशेडेड का क्या लिख दिया, मैक्स टर्म लिख दिया। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ दोनों कॉमन है, मीन्स x 1 है और y भी क्या है बच्चों, 1 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म आएगा वो आएगा x बार प्लस y बार। बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको एसओपी में भी लिख के देखना और मिनिमाइज करना, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन मिनिमाइज्ड आएगा वो यही आएगा, x बार प्लस y बार आएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया, और कन्वर्जन कैसे करना है, वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे करना है, कहाँ किस टाइप की चालाकी दिखानी है आपको, ये एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो इसके लिए आज के लिए इस लेक्चर के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखेंगे बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने का, और सीखेंगे कि उस
टेक्निक का क्या क्या एडवांटेज है ओवर बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।